गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हम वन रक्षक भर्ती 2016 का जो पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के इस पार्ट में, इस पेपर के पार्ट में हम जीके के और जितने भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। और इसका जो सब सेकंड पार्ट आएगा, मतलब कल, हम इसमें मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि वन रक्षक भर्ती 2016 में आए थे। अभी हम वन रक्षक का कर रहे हैं, फिर जो अब अगला पेपर है वो हम वनपाल 2016 का करेंगे। तो देखिए, आप इस पेपर को देखना, इसका लेवल देखना, आप अपने हिसाब से इस पेपर को करने की कोशिश करना। देखिए, बहुत ही अच्छा है कि ये पुराने पेपर्स अवेलेबल हो जाते हैं आजकल जल्दी से, और लॉकडाउन के बावजूद भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और लगातार इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब पढ़ते हैं अपन वनपाल वन रक्षक भर्ती 2016 का। पहला प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए, साधारण नमक जनरल साइंस है, इसमें कुछ भी नहीं है, अपन सब ये चीजें पढ़ चुके हैं, 9th-10th में आ चुकी है कि साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है। नाम पूछ ले तो क्या बोलेंगे कि सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 2, निम्न में से क्या प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक नहीं है। आपसे पूछा है कि कौन सी चीजें जो इनमें एंटीबायोटिक नहीं है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, और जो एरिथ्रोमाइसिन है ये सभी एंटीबायोटिक है। इसका तो नाम भी आपने सुना होगा, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। और जो थायरॉक्सिन है ये एंटीबायोटिक नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि भैया थायरॉक्सिन जो है वो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा एंजाइम नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 3 था कि आपको बताना था कौन सा एंजाइम नहीं है। तो उसमें ऑप्शन ए था ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी था पेप्सिन, ऑप्शन सी था थायरॉक्सिन, और ऑप्शन डी था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो थायरॉक्सिन आ जाएगा, कि जो थायरॉक्सिन है वो एक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, डायोप्टर मात्रक है। तो डायोप्टर किसका मात्रक है? ऑप्शन थे लेंस की क्षमता का, ध्वनि की प्रबलता का, दाब का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो डायोप्टर है वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है डेसिबल, और दाब का मात्रक होता है पास्कल। आप इस चीज को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5 है ये, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की खोज किसने की। अब देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इसने पूछा है। तो न्यूट्रॉन की खोज में 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक और नील्स बोर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, जो आपके पास परमाणु होता है उसके अंदर, ये मान लीजिए आपके परमाणु है, उसके अंदर जो है एक केंद्रक होता है, ठीक है, उसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन और नाभिक केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। और जो डाल्टन है इसने परमाणु की खोज की थी, मतलब ये जो परमाणु है इसकी खोज डाल्टन ने की थी। फिर इसके अंदर जो आपके पास केंद्रक है जिसको नाभिक भी बोलते हैं, न्यूक्लियस, और इसकी खोज की थी न्यूक्लियस की रदरफोर्ड ने। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, ठीक है, उसकी भी खोज रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। और ये जो जे थॉमसन है इसने इस न्यूक्लियस के बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जिसका आवेश, ठीक है, वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, तो ये प्रश्न तो ये था, लेकिन ये भी याद रख लीजिए क्योंकि रिलेटेड प्रश्न भी तो आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलो है। ठीक है, एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। देखिए, ये पूरा 9th-10th के क्वेश्चन है सारे, 20 न्यूटन, 90 न्यूटन, 196 न्यूटन और 20 किलो। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके करना था इसको वैसे भी, कि भैया जो ये तो आपको मैं पूरा इस तरह से अच्छे से सॉल्व करके दे रहा हूँ, बाकी एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता पूरा करके। देखो, आपको सीधा फॉर्मूला लगाना भी नहीं होता, दिखाना थोड़ी है हमें तो सीधा इनटू करना है, हमें तो सीधा ये करना है, इससे मतलब है, ठीक। तो देखिए, आपको बोला कि वस्तु का द्रव्यमान को जो है साइंस में रिप्रेजेंट करते हैं एम से, वो दे रखा है आपको 20 केजी, ठीक है, 20 किलो। ये द्रव्यमान और भार में अंतर समझिएगा। जब द्रव्यमान में, ठीक है, जब द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मल्टीप्लाई होता है तब जाके भार आता है अपने पास, ठीक। तो एम दे रखा है 20 किलो, और आपको भार निकालना है, यानी डब्ल्यू निकालना है आपको।
अब W का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, M इंटू जी, mg, ठीक। और G इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, गुरुत्वीय त्वरण होता है ये, ठीक है, किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचने की दर। और अगर ऊपर की तरफ फेंके किसी वस्तु को तो ये माइनस में लगता है, पर अभी माइनस में नहीं लगेगा क्योंकि वस्तु जो है ऊपर की तरफ नहीं फेंकी जा रही है। तो फॉर्मूला सीधा हमारे पास m का मान है, g दे रखा है, और प्रश्न में अगर g आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दे सकता है तो वो लिख देगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको उसके g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो आपके पास भार हो गया m इंटू जी, यानी कि w बराबर m की वैल्यू 20 दे रखी है गुणा जी की वैल्यू 9.8, और दोनों को गुणा करने पे आया 196 न्यूटन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि वस्तु का द्रव्यमान 20 किलो, तो इसका भार हो जाएगा 196 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि कोई विलयन लाल निटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। देखिए इसका आपको थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत यह है कि लाल लिटमस को नीला करने पर, ठीक है, तो अगर कोई भी विलयन लाल लिटमस एक पेपर का प्रकार होता है कि अगर लाल पेपर को नीला कर दे तो जो विलयन है वो क्षारीय है, ठीक है, और अगर नीले लिटमस को लाल कर दे तो जो विलयन है उसकी प्रकृति अम्लीय है। अब पीएच स्केल की बात करते हैं तो पीएच स्केल पे क्या होता है कि एक तरह की स्केल होती है जिसपे 1 से लेकर 14 तक के अंक बने होते हैं, जिसमें से 1 से 7 के बीच में अगर कोई स्केल पे अंक आता है तो उसकी प्रकृति अम्लीय मानी जाती है, और 7 से 14 के बीच में आता है तो उसकी प्रकृति क्षारीय मानी जाती है। अब देखिए लाल लिटमस को नीला कर दे तो ऐसा आपसे लाल लिटमस को पूछा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा कि भैया उसकी प्रकृति क्षारीय है, और क्षारीय में नंबर किसके बीच में आने चाहिए, 7 से 14 के बीच में। तो ऐसा इसमें केवल एक ही ऑप्शन है, 1, 4, 5 और 10, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब अगर इसमें बोल देता कि नीले लिटमस को लाल कर देता है तो वो अम्लीय हो जाता, फिर ये ऑप्शन नहीं होता, फिर ये तीनों आंसर आ सकते थे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर 7 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो विलयन उदासीन है, कि ना वो अम्लीय है ना वो क्षारीय है, ठीक है। तो इसको याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्षारीय अम्लीय का, इसमें पूरा आपके जितना लगभग जिसका जितना इसका लेवल है इससे ज्यादा बाहर नहीं आ सकता। बाकी जब साइंस की अपन क्लास पढ़ेंगे लेंगे तो उसमें हम मानव मूत्र और मानव रक्त इन सब का जो है पीएच हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 जो आपकी आई थी वो आई थी कि निम्नलिखित में से रबी की फसलों का चयन कीजिए। देखिए अगर आपको रबी की फसल रटी हुई है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं रटी हुई तो मैं आपको बता देता हूं, आपको ये लाइन याद करनी है, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, ठीक है। ये रबी की फसल, इसमें सारी रबी की फसल आ गई, इसके अलावा जो भी फसल है वो सारी की सारी खरीफ की फसल है, ठीक है। तो नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, तो नाई में ना है, ना से चना बनेगा, ई से राई बनेगा, हु से गेहूं बनेगा, टर से मटर बनेगा, फिर ये इसमें इसका कोई काम नहीं है, जोश में जो से जौ बनेगा, सह से सरसों बनेगा, और आलू से आलू बनेगा। ये सारी की सारी जो है ये रबी की फसल है। उसके अलावा जितनी भी फसलें हैं ये सारी की सारी खरीफ की फसलें होती है। तो नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, तो आपने चेक की देख लिया कि भाई चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों और आलू ये सभी की सभी जो है रबी की फसल है। तो अब बात करते हैं बाजरा। बाजरा इसमें जैसे ऑप्शन ए है आपके पास गेहूं, जौ, चना, सरसों। गेहूं है हमारे पास, बिल्कुल है, चना है बिल्कुल है, जौ है, सरसों है, ऑप्शन ए इसका सही हो गया। कि आगे के ऑप्शन भी चेक करते हैं, बाजरा नहीं, बाजरा इसमें कहीं नहीं आया तो ऑप्शन ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सी चना, चना इसमें है चना, मक्का, लेकिन मक्का नहीं है तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो रबी की फसल कौन कौन सी हो जाएगी, गेहूं, जौ, चना, सरसों, सॉरी ऑप्शन डी भी नहीं होगा इसमें क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ए सही हो गया ना। तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, ठीक है। तो ये सारी की सारी रबी की फसल है, इनको आप याद कर सकते हैं इस लाइन से। इसके अलावा जितनी भी फसलें हैं वो सारी की सारी खरीफ है, चाहे से बाजरा हो, चाहे से मक्का हो, चाहे से ज्वार हो, चाहे से मूंगफली हो, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है आपके पास खरीफ की फसल है। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है आलू से कि आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। तो आलू अनुसंधान केंद्र है जो कि शिमला में स्थित है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 9 है
कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो इसमें ऑप्शन और दे रखे थे आपके उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है ये उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। और अगर लोकसभा का पदेन सभापति पूछ ले तो वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। अब आपसे ऐसे पूछ ले कि भैया भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है भारत के, तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जो है वेंकैया नायडू है। राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, ठीक है। ओम बिरला कोटा के है, ये याद रखना, क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है और राजस्थान से संबंधित प्रश्न ही ज्यादातर जो है वनपाल और वन रक्षक में पूछता है। तो लोकसभा अध्यक्ष आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो कोटा के है, ठीक है। और लोकसभा का पदेन सभापति लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, पर आपके ऑप्शन में केवल जो है साल दे रखे थे, ईस्वी दे रखी थी 1526, 1530, 1556 और 1536। तो आपको 1526 टिक करना था इसमें कि भैया पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था तथा यह बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की 15 से 20 हजार सैनिकों के साथ मृत्यु हो गई थी, ये हार गया था और बाबर इस युद्ध में जीत गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, गोदावरी, थोरियम, कृष्णा या कावेरी। तो गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। ये ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया, इसका ऑप्शन लिखना था, लेकिन हमें तो केवल उत्तर से मतलब है, गोदावरी नदी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है ये आपसे पूछा है। तो यूरेनियम ऑप्शन था, थोरियम ऑप्शन था, खनिज तेल ऑप्शन था, तांबा ऑप्शन था, ठीक है। तो देखिए यूरेनियम तो इतनी जल्दी आसानी से मिलता नहीं है, यूरेनियम अगर इतनी आसानी से मिलने लग गया तो फिर आराम से हम बम वगैरह बना सकते हैं, भारत एक बहुत अच्छी शक्ति बन सकती है, ठीक है, विश्व में। और खनिज तेल और तांबा भी नहीं मिलता, केवल ऑप्शन आएगा थोरियम, ठीक है। तो मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें पूछा है आपसे, तो आपको दे रखा था कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जो ऑप्शन डी है वो इसमें सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये तो उत्तरदायी गैसें है, इन गैसेस की वजह से अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। अब ये इस प्रश्न में ये भी पूछ सकता था आपसे अगली बार कि अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल होते हैं। तो याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा में एक तो H2SO4 होता है, ठीक है, और एक HNO3 होता है, ठीक है। H2SO4 और HNO3, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका नाम क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। तो ये दो जो अम्ल है ये आपके अम्लीय वर्षा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14, वायु दाब मापने की इकाई है, ठीक है। तो दाब और वायु दाब में अंतर होता है। तो दाब मापने की इकाई तो पास्कल थी और वायु दाब मापने की इकाई जो है वो क्या है, मिलीबार है, ठीक है। वायु दाब मापने की इकाई मिलीबार है। कैलोरी ऊर्जा मापने की इकाई है, सेल्सियस तापमान मापने की इकाई है, और जूल जो है ये कार्य या फिर ऊर्जा मापने की इकाई ही है, दोनों है। जूल्स की आप कार्य, जूल जो है वो कार्य की इकाई भी हो सकती है और ऊर्जा की इकाई भी हो सकती है, और जो कैलोरी है ये ऊर्जा की इकाई भी हो सकती है और ऊष्मा की इकाई भी हो सकती है, और सेल्सियस जो है ये तो केवल तापमान की इकाई है, और मिलीबार जो है वो वायुदाब की इकाई है। नेक्स्ट बोला है प्रश्न संख्या 15 कि उच्च दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र में निम्न दबाव क्षेत्र की ओर से गोलाकार बहने वाली हवा को कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हवाएं हैं वो हमेशा उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर ही चलती है, ठीक है। अब उनको तूफान भी कह सकते हैं, वर्षा भी कह सकते हैं, अंधड़ भी कह सकते हैं और चक्रवात भी कह सकते हैं। अब प्रश्न जो है वो कहाँ बनता है कि गोलाकार बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं। हवाएं तो हमेशा ही उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र में चलेगी, चाहे से तूफान के रूप में चले, चाहे से वर्षा के रूप में चले, चाहे से अंधड़ के रूप में चले, चाहे से चक्रवात के रूप में चले, ठीक है, या चाहे से नॉर्मली चले। लेकिन इसने जो स्पेशल चीज पूछी है वो पूछी है गोलाकार बहने वाली हवाओं को कहते हैं। तो गोलाकार आप लोगों ने देखा होगा किसको कहते हैं, जो इस तरह से यू उठता है एक तरह से बवंडर सा, तो चक्रवात को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16, शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, चार ऑप्शन दे रखे थे, घेंगा,
हृदय रोग, पीलिया और पथरी। तो जो आयोडीन की कमी से है वो घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट पूछा है प्रश्न संख्या 17, राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, मरुस्थल पौधों के लक्षण नहीं है, तो मरुस्थल में जो पौधे हैं उनके लक्षण कौन से नहीं है आपको बताना है। तो पत्तियों का शल्कों या कांटों में बदलना, बिल्कुल पत्तियां कांटेदार होती है, शल्कों की रूप में होती है। जड़ें बहुत गहरी और फैली होना, बिल्कुल जो रेगिस्तान में मरुस्थल में वृक्ष पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, उनकी जड़ें गहरी भी होती है और फैली भी होती है। सी ऑप्शन, पत्तियों का बड़ी फैली तथा रंध्रयुक्त होना, ये ऑप्शन जो है गलत है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से तो सही है कि ऑप्शन सी टिक करना है, लेकिन मरुस्थल पौधे के लक्षण ये नहीं होते हैं, पत्तियां बड़ी नहीं होती, फैली हुई नहीं होती और रंध्रयुक्त नहीं होती है। ऑप्शन डी है पत्तियों की सतह मोटी तथा रोमयुक्त होना, तो ये ऑप्शन आपका भी जो है गलत हो जाएगा। अपने को मरुस्थल पौधे का लक्षण नहीं है वो बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है मरुस्थल पौधे के लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, अमरबेल किस श्रेणी में आता है, तो अमरबेल जो है वो परजीवी श्रेणी में आता है। स्वपोषी का मतलब ये होता है जो सूरज की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खुद भोजन का निर्माण कर लेते हैं, वो पौधे या वनस्पति स्वपोषी कहलाती है। मृत जीवी का मतलब ये होता है कि जो मरे हुए जीव जंतुओं पर आश्रित रहती है, जैसे कि कवक हो गया, फंगस हो गया, ठीक है, या फिर जो सड़े गले वनस्पति है आपकी, उनके ऊपर आश्रित रहती है, यानी मरे हुए जीवों के ऊपर आश्रित रहती है। परजीवी ये कि जो दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित रहती है, ठीक है, या दूसरे वनस्पतियों के ऊपर आश्रित रहती है। जैसे कि अमरबेल है, अगर ये किसी पेड़ में या किसी पौधे वगैरह में लग जाए तो ये उसको सुखा देती है, ठीक है, तो ये दूसरी चीजों पर आश्रित रहती है। और कीट भक्षी वो कि वो पौधे या जंतु जो कि कीटों का भक्षण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जोगी महल राजस्थान के किस अभ्यारण्य में स्थित है, तो जोगी महल जो है राजस्थान के रणथंभौर अभ्यारण्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 22, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया, तो ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23, इसमें पूछा था आपसे कि हमारे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं, ठीक है। मूल संविधान मतलब जब संविधान बना था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे तथा कितनी अनुसूचियां थी, अधिकारी बता देंगे आपको कि जब संविधान बना था तो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है, ये मैंने अपने मन से जोड़ा है। और वर्तमान में पूछे तो 395 अनुच्छेद नहीं है, 12 अनुसूचियां है और 6 अधिकार है। तो मेरे से यहाँ पे गलती हो गई है, वर्तमान अनुसंधान में वर्तमान संविधान में जो है आपके 470 अनुच्छेद है, ठीक है, ये मैंने ऊपर से ऐसे कैसे फ्लो में लिख दिया। तो मूल पूछे तो मूल तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 7 अधिकार थे, और वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था, तो साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद जब गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया तो वो चंपारण बिहार राज्य में किया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से नेत्र के पर्यायवाची शब्द है, तो नेत्र के पर्यायवाची शब्द में ऑप्शन दे रखे थे नयन, लोचन, चक्षु और उपरोक्त सभी, तो ये सभी के सभी जो है वो नेत्र के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है, सबसे दूर पूछे तो वरुण है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह पूछे तो बुध ही है, ठीक है। और ऐसे पूछे कि जो पृथ्वी है वो कौन से नंबर पे आती है, तो वो तीसरे नंबर पे आती है सूर्य से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, जो हर स्थान पर विद्यमान हो का एक अर्थी शब्द बताइए, तो जो हर जगह विद्यमान हो उसको हम सर्वव्यापी कहते हैं। प्रश्न संख्या 28, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका मतलब होता है बुद्धि नष्ट होना। ये सारे प्रश्न आए हुए वन रक्षक में, अब तो खैर कोर्स में से हट गई हिंदी, पर फिर भी आपको 2016 का पेपर जो है सॉल्व करवा रहे हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि नष्ट होना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, आसमान से तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो आसमान से तारे तोड़ने का मतलब होता है असंभव कार्य करना। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 30,
पद्य का उदाहरण है, तो फिर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, नाटक, उपन्यास, दोहा और निबंध। तो आपको ये तीनों तो एक दूसरे लग रहे होंगे, और दोहा जो है वो अलग लग रहा होगा। दोहा बोलने में भी अलग होता है, बाकी नाटक, उपन्यास और निबंध पढ़ने में एक जैसे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोहा। ये पद्य है और ये तीनों जो है ये गद्य है। ठीक है, जो दोहे, श्लोक वगैरह होते हैं वो पद्य की फॉर्म, उसको पद्य बोलते हैं, और जो सीधा पैराग्राफ की फॉर्म में होते हैं हम उनको गद्य बोलते हैं। नेक्स्ट है, कुटज किसकी कृति है? तो कुटज जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। प्रश्न संख्या 42 कैसे आ गया? क्योंकि बीच में जो 11 प्रश्न थे ये आपके गणित के थे, हम करेंगे उनको भी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त जो है वो संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक जो है वो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन दे रखे थे, मरुस्थलीय, टुंड्रा, विषुवतीय या ध्रुवीय। देखिए कई क्वेश्चन जैसे ये है, इनमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि जरूरत ही नहीं है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की कटी या कृति है, ये आपको डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, अब जैसे ये आपका है कि निम्न में से पूछा है, तो उसमें मैंने 4 ऑप्शन दे रखे थे, वो लिख दिए। अब जो मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वहां तो वर्षा कम होती है, तो ये तो आपका ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। अब ध्रुवीय, यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है, जो ध्रुव पे सिरे होते हैं, तो बचा आपका टुंड्रा और विषुवतीय। विषुवतीय में जंगल ज्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ वर्षा सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46, सलिल निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो सलिल जो है वो जल, दूध, पानी या फिर एक व तीन दोनों का है। तो जो सलिल है वो जल और पानी का पर्यायवाची है, इसलिए सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए। कई बार क्या होता है, सलिल किसका पर्यायवाची है, बच्चा सीधा करता है ए ऑप्शन है, जल का पर्यायवाची है, उसने देखा नहीं आगे पानी भी लिख रहा है, और ऑप्शन डी आपको यहाँ पे टिक करना होता है। ठीक है, जो जल है वो 1 व 3 का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 47 कि मोहन ने आम खाया वाक्य में कर्ता है। तो मोहन ने आम खाया वाक्य में कर्ता का मतलब क्या होगा कि जिसने काम किया है वो कौन है? तो काम जो है वो मोहन ने किया है, अतः जो है कर्ता भी क्या होगा इसमें, मोहन होगा। और आपसे पूछे कार्य क्या है, तो कार्य है खाना, तो कार्य पूछा जाएगा इसमें खाना। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 50, 48 49 फिर से गणित के थे, जो कि हम आपके एक साथ करेंगे कल की क्लास में। वेल है, वेल कैसी सर्प, सरीसर्प मतलब रेंगने वाली जंतु नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मत्स्य, मछली नहीं है वेल, ये बात याद रखना। जो वेल है अपन बोलते हैं वेल मछली, लेकिन ये मछली में नहीं आती है। तो वेल है स्तनधारी, वेल आती है स्तनधारी में। और विश्व का सबसे बड़ा जो है जंतु है, जलीय जंतु की बात करें या पूरे वर्ग जंतुओं की बात करें, सबसे बड़ा जंतु है ब्लू वेल। तो आज की हमारी क्लास यही खत्म होती है। नेक्स्ट अपन जो है मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन रक्षक 2016 के। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को आप लोगों को भी पढ़ाता रहूं और खुद भी मैं मेहनत करता रहूं आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, उसके तब तक के लिए थैंक यू।